गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों ने बातें की थी अबाउट सीरीज रेजोनेंस, है ना। तो उससे रिलेटेड सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। यहां तक हम लोग का डिस्कशन हो गया था कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन का सिचुएशन भी सारा डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि आपका किस फ्रीक्वेंसी पर आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकता है इन इंडक्टर और इन कैपेसिटर। ठीक है, रजिस्टर पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इवन लास्टली हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वह ये भी था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कौन सी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ठीक है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन का सिचुएशन सिंपल सा डिस्कस किया था कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन होने का मतलब ये बोलता है कि वोल्टेज में बी इंक्रीज द सोर्स वोल्टेज। ये श्योर नहीं है कि 100% आपको बढ़ा हुआ वोल्टेज ही मिलेगा इंडक्टर या कैपेसिटर में, बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कैसा मिल सकता है, ज्यादा वोल्टेज आपको सोर्स वोल्टेज से मिल सकता है। तो यहां तक ही हुई थी बातें। अब आज का जो बात हमको शुरू करना है दैट इज क्यू फैक्टर। आज की हम लोग बात कहां से बच्चे शुरू करने वाले हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस के अंतर्गत ये पार्ट रहेगा। मतलब आपका जो सर्किट है वह सीरीज आरएलसी सर्किट है। कैसा सर्किट है बेटा, आरएलसी। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज पे कनेक्टेड है। रेजोनेंस की भी सिचुएशन हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से डिस्कस की थी, जहां पर हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि भाई यहां पर आपकी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी अवेलेबल एंड इफ ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर इज प्रेजेंट देन रेजोनेंस कंडीशन may not be present। हो सकता है वहां पर आपका प्रेजेंट होने के पहले तो कोई चांसेस ही नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका रेजोनेंस। सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन आ जाता है। अपनी तैयारी पर लगातार ध्यान देते ही रहिए और जुड़े रहिए ईएडी परिवार के साथ। टॉपिक पे आ गया मैं सीधे, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर आपको क्या बोल रहा था कि क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन होती है, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुआ करती है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू फैक्टर डिफाइंड एज, क्यू फैक्टर डिफाइंड एज मैक्सिमम एनर्जी stored in the circuit, maximum energy stored in the circuit to the power dissipation per cycle, to the power dissipation पर साइकिल। ध्यान रखिएगा, लिखने के तरीके हो सकते हैं, मेन डेफिनेशन यही रहेगी। क्या है कि क्यू फैक्टर का डेफिनेशन बोल रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू द पावर डिसिपेशन पर साइकिल। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एनर्जी कौन स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी सर इंडक्टर स्टोर कर रहा है और एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करेगा। इंडक्टर किस फॉर्म पर स्टोर करेगा, तो इंडक्टर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, तो जब आपने ये काम किया है, वोल्टेज लगा रखे, तो यहां पर आपकी करंट भी फ्लो हो रही होगी। ठीक है, ये करंट फ्लो गई, तो करंट का फॉर्मूला आपका क्या रहा होगा, अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, कितना हो गया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, अब एक काम करते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर इंडक्टर पर करेगा और आपका कैपेसिटर करेगा, तो यहां पर एक काम करते हैं, कैपेसिटर पर प्राप्त होने वाला वोल्टेज पता कर लेते हैं। कैपेसिटर पर प्राप्त होने वाला वोल्टेज पता कर लेते हैं, क्या होती है इसकी वैल्यू। तो V इज इक्वल टू होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो ये आ गया 1/c, I की जगह क्या लिखना है, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी टी टी। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया वैल्यू, तो आपकी यह जो वैल्यू है बिकम्स इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी बेटा कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन ओमेगा सी इंटू माइनस आई एम अपॉन ओमेगा सी इंटू डी ओमेगा टी। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर।
ये आप लोगों ने क्यों लिखा इंस्टेंटेनियस पर क्यों चल रहे हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए एनर्जी, ठीक है। कितनी बच्चों एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वह कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। और कैपेसिटर पर बच्चों कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि कह रहा है पूरे सर्किट की एनर्जी बतलाइए। क्यों ऐड कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये पूरे सर्किट की एनर्जी आपसे जानना चाह रहा है। तो ओके, तो ये लीजिए एनर्जी इसको बोल दिए, तो हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ एल इंटू आई का क्या है फॉर्मूला, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस 1/2 सी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, आई एम अपॉन ओमेगा सी इंटू, सॉरी यहाँ पर हम लिख गए गलत, मैंने यहाँ पर लिख दिया डी ओमेगा टी, आप लोगों ने बताया भी नहीं किसी ने। ये क्या है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई आप इसको सॉल्व करिए जरा, तो कितना रहेगा, 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, यह आ जाएगा एल आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी आई एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इससे आपका सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो इक्वेशन आपका क्या बन गया, हाफ एल आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर सी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। रेजोनेंस की कंडीशन चल रही है, तो रेजोनेंस के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हुआ करती थी 1/√LC। मात्रक क्या होता था यहाँ पर आपका, तो मात्रक होता था रेडियन पर सेकंड। कितना मात्रक होता है, रेडियन पर सेकंड यहाँ पर आपका मात्रक रहेगा। चलिए इस इक्वेशन को जरा स्क्वायर करिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/LC, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC आ गया। यहाँ पर क्या दिया है, 1/ओमेगा स्क्वायर सी, तो मैं बनाऊंगा इसको 1/ओमेगा स्क्वायर सी करूंगा, तो एल इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। दिस इज, ये लीजिए, यह आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया बच्चों ये, तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन एक बन चुका है। अब इसको आप रख दीजिए प्रीवियस इक्वेशन पर, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एल, सॉरी 1/ओमेगा स्क्वायर सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ 1/ओमेगा स्क्वायर सी इन इक्वेशन 1। कहां पर रख दीजिए, पहले इक्वेशन पर। तो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, इधर पर क्या था, एल आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, यहां पर ये क्या लिखा था, आई एम स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर सी, आई एम स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर सी। तो ये क्या हो गया, आई एम स्क्वायर इंटू एल, 1/ओमेगा स्क्वायर सी का वैल्यू कितना बच्चों, एल है, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो एल आई एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन आ गया, 1/2 एल आई एम स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो सर फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर एनर्जी, अगर आपने इंडक्टर के टर्म पर किया है इक्वेशन, तो हाफ एल आई एम स्क्वायर, कितना आ गया, हाफ एल आई एम स्क्वायर, यहां पर आपके पास आ गई वैल्यू, ठीक है जी। चलिए, तो जैसे यह आया है, तो सिमिलर और भी तो कुछ आ सकता है क्या, सिमिलर और भी कुछ आ सकता है, तो बिल्कुल सर आ सकता है। तो सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो हाफ सी वी सी एम स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, हाफ सी वी सी एम स्क्वायर,
ये लीजिए भाई, दूसरा भी आपके पास आ गया। लेकिन फॉर्मूला ये नहीं बोल रहा था, आपका जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन आपसे कह रही थी कि मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी टू द पावर डिसिपेशन पर साइकिल। क्या बोल रहा है? पर साइकिल की प्रत्येक साइकिल पर आपका कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है। तो बच्चों पावर डिसिपेशन कितना होगा? पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन कौन कराएगा? यहां पर एक सवाल तो ये भी आ गया ना, रजिस्टर कराएगा, इंडक्टर कराएगा या फिर कैपेसिटर कराएगा। यहां पर जो एज्यूम की गई चीजें हैं वह ये है, रजिस्टर भी आइडियल है, कैपेसिटर भी आइडियल है और इंडक्टर भी आइडियल है। ठीक है, अगर ये तीनों एलिमेंट्स आपके आइडियल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इंडक्टर और कैपेसिटर में फिर पावर लॉस नहीं होगा। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर में कुछ भी पावर लॉस नहीं होगा। रजिस्टर भाई साहब कराएंगे। कौन कराएगा? रजिस्टर कराएगा। कितना पावर डिसिपेशन कराता है? तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, कितना कराता है? तो ये आई स्क्वायर आर कराता है। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है ना, तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू पर रिलेशन तो पता ही होगा। तो आई चूंकि यह आरएमएस वैल्यू होती है तो कितना होता है यह मान? आई एम बाई रूट टू। ठीक है, ये लीजिए मैं लिख देता हूं। अभी कुछ ऐसे हमारे अच्छे महान मित्र होंगे जिनको इस पर भी कंफ्यूजन होगा, है ना। तो जो भी कंफ्यूजन पे चल रहे हो वे लोग अपनी कंफ्यूजन थोड़ी सी मिटा लें। यहां पर ज्यादा तो नहीं मिटेगी लेकिन थोड़ी सी मिटा लें। नेक्स्ट क्लास में ये भी कंफ्यूजन आप लोगों की मिटेंगी भविष्य में। तो ये आ गया। तो अब आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? पावर डिसिपेशन को आप बेटा क्या लिख सकते हैं कि सर पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आ जाएगा आई एम बाई रूट टू होल स्क्वायर इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर, यहां पर आपने 2 बनाया था, एक काम करिए इसको इक्वेशन नंबर 3 रख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 बुला दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 5 बुला दीजिए। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 तक हम लोगों ने बना लिए हैं। तो व्हाट इज द क्यू फैक्टर? अब आते हैं, चलिए आगे चलते हैं क्यू फैक्टर पर, प्रॉपर फॉर्मूले पर। क्यू फैक्टर आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर? क्यू फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। कितनी निकली है? हाफ एल आई एम स्क्वायर, हाफ एल आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर डिसिपेशन, डिवाइडेड बाई पावर डिसिपेशन। ये लीजिए पर साइकिल, पर साइकिल, साइकिल आपको करना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, कितना आ गया? 1 अपॉन ओमेगा। तो इससे देखिए यह आपका कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन गया? ओमेगा एल अपॉन आर। तो क्यू फैक्टर आपको कितना प्राप्त हो गया? क्यू फैक्टर आपको प्राप्त हुआ ओमेगा एल अपॉन आर। ओके जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्यू फैक्टर। अच्छा सर, सिमिलर क्या कैपेसिटर के केस के लिए भी आप लोग निकाल सकते हो? कैपेसिटर के टर्म्स पर भी निकाल सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन ये आपका बना हुआ है? तो ये इक्वेशन नंबर बना है 6। कौन सा इक्वेशन आया है? तो दिस इज 6 नंबर। अगले पर आइए, फिर से निकालिए। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, सिमिलर अगर आप करते हो, अगर आप यहाँ पर सिमिलर वर्ड यूज करके आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वन अपॉन सिमिलर पर 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या आता है? 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, क्योंकि ये आपका कैसे हो जाएगा? एक्स सी अपॉन आर। क्या आ गई बेटा यहाँ पर वैल्यू? तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है एक्स सी अपॉन आर, अनदर क्यू फैक्टर। अब आते हैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर जिसमें कि फ्रीक्वेंसी नहीं यूज हुई हो। ठीक है, क्या करते हैं? जिस पर आपका फ्रीक्वेंसी नहीं यूज हुई हो उस पर हम लोग ट्राई करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है, 6वें नंबर इक्वेशन से जरा देखते हैं हम लोग क्या देखने को मिलेगा। तो क्यू फैक्टर बेटा कितना निकला था?
क्यू फैक्टर इज इक्वल टू था ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है, ओमेगा एल अपॉन आर। बट यू नो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों कितनी होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट एल सी, 1 अपॉन रूट एल सी। सो तो अब यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, ओमेगा की जगह रखिए जरा, तो क्यू फैक्टर आपका बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो क्यू फैक्टर आएगा आपके पास, ओमेगा का वैल्यू है यहाँ पर आपके पास 1 अपॉन रूट एल सी, 1 अपॉन रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर, कितना आ गया, एल अपॉन आर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो क्यू फैक्टर का आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया है 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी, 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी, ठीक है। ये आपके पास कैसा आ गया, एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ गया 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी। एक नेक्स्ट, ये इसको थोड़ा सा ज्यादा याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, फॉर्मूले को याद तो सारे रखने हैं, यहाँ पर रेजोनेंस पर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं जो आप भूल सकते हो कि आप सोचें कि कुछ भी अलाउ नहीं है या एग्जाम पर नहीं आएगा, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर जनरली है नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने देखा, यहाँ पर 2 फॉर्मूले आप लोगों ने देखे। तो अगर मैं 6 और 7 इक्वेशन नंबर को आपके कंबाइंड करके लिख दूं, ठीक है, 6वें और 7वें इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म पर रखने का प्रयास करूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर इज इक्वल टू एक्ससी बाई आर, है ना। तो दोनों आपके बन जाएंगे, दोनों आपके ऐसे आ जाएंगे। अगर इन इक्वेशन पर, इस इक्वेशन पर ऊपर और नीचे करंट का मल्टीप्लिकेशन करा दें, ठीक है, किसका मल्टीप्लिकेशन, ऊपर और नीचे करंट का मल्टीप्लिकेशन करा दें, करंट तो सेम रहेगी ना, करंट तो डिफर नहीं कर सकती क्योंकि ये आपका सीरीज सर्किट है। कैसा सर्किट है, सीरीज सर्किट है। तो अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई कराते हो तो जरा देखो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, I इंटू एक्सएल बाई आर इज इक्वल टू I इंटू एक्ससी अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ओह नीचे भी तो मल्टीप्लाई कराओ यार I का, ठीक है। तो ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये बना है VL का बन गया, और इधर बन गया VC का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, VL डिवाइडेड बाई, अब देखिए I इंटू आर तो VR होता है, I इंटू आर तो आपके पास VR होता है। लेकिन अभी आपने प्रीवियस लेक्चर पर रेजोनेंस के बारे में क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में रेजोनेंस के बारे में जो आपने बात की थी, वह मुझसे बात हुई थी कि सर रेजोनेंस कंडीशन पर जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। किसके बराबर होता था, सोर्स वोल्टेज के बराबर होता था। तो VL अपॉन VR लिखिए, या फिर आप यहां पर सिंपल सा V लिख दीजिए, दैट इज सोर्स वोल्टेज, ठीक है, या VC अपॉन VR, ठीक है। चलिए इसको और कंबाइंड फॉर्म पर आते हैं हम लोग। तो मैं एक आपका एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना देता हूं जिसमें सारे फॉर्मूले में यहां पर लिख दूंगा। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू कितना आया आपके पास सीरीज में, 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी इज इक्वल टू VL अथवा VC अपॉन V। क्या लिखा मैंने यहां पर, तो एक काम करते हैं, इसको अभी मत लिखो, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले एक्सएल अथवा एक्ससी अपॉन आर, ठीक है। कितना आया हमने लिखा, एक्सएल अथवा एक्ससी अपॉन आर। दूसरा सर, दूसरा है VL अथवा VC अपॉन V। देखिए VR नहीं लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि VR और V दोनों के दोनों एक समान होते हैं, VR और V दोनों बराबर होते हैं। ओके सर, अभी इस फॉर्मूले पर जरा एक बार और काम करो, ठीक है, इस पर जरा एक बार और काम करो, ठीक है। फिर अभी ऊपर लिख देंगे जनरलाइज्ड पर हम लोग, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू आप कितना लिखा है, एक्सएल अपॉन आर इज इक्वल टू एक्ससी अपॉन आर। प्रीवियस पर क्या किया था, आई का मल्टीप्लीकेशन किया था ना, तो ऊपर नीचे आई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए आई स्क्वायर आर तो एक्टिव पावर होता है, आई स्क्वायर आर आपकी कौन सी पावर होती है, एक्टिव पावर होती है ना।
जबकि आई स्क्वायर एक्सएल या आई स्क्वायर एक्सी ये रिएक्टिव पावर होती है, ये इंडक्टिव रिएक्टिव पावर हो जाएगी, ये कैपेसिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो नया आपके पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, QL अपॉन P अथवा नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू QC अपॉन P। ठीक है, क्या आ गया, QL अपॉन P और QC अपॉन P, QL अथवा QC अपॉन P। ठीक है, सेटिस्फाइड है आप लोग इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप सेटिस्फाइड हैं? ओके जी, ठीक है, तो ये मैंने कंबाइंड फॉर्म पर आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख दिया। कंबाइंड फॉर्म पर मैं क्या लिख रहा हूं फॉर्मूला, कि क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी इक्वल टू एक्सएल अथवा एक्सी अपॉन आर इक्वल टू वीएल अथवा वीसी अपॉन वी इक्वल टू क्यूएल अथवा क्यूसी अपॉन पी। ठीक है, दिस इज द कंबाइंड फॉर्म, या फिर हम बोल दें कि जनरलाइज्ड फॉर्म पर आपका आ चुका है। तो अब देखिए यहां पर आपका अगर आपसे कभी पूछ ले, अगर आपसे कभी पूछ ले कि क्यू फैक्टर पावर लॉस से कैसे रिलेटिव होता है, कैसा रिलेशन होता है, तो बोल दीजिएगा कि क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर लॉस। वैसे मैं आप लोग को डेफिनेशन पर ये लिखा चुका हूं, ठीक है, वैसे ऑलरेडी मैं ये चीजें आपको बता ही चुका हूं। ओके जी, दिस वन, तो ये आपके पास आ गया क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर लॉस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आने से पहले एक बार देख लेते हैं क्यू फैक्टर के बारे में, सारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्यू फैक्टर डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू द पावर डिसिपेशन पर साइकिल। ध्यान रखिएगा क्या था, मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है डिवाइडेड बाय द पावर डिसिपेशन पर साइकिल। ओके, यहाँ पर आपका साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स है, तो ऑब्वियसली करंट भी आपकी साइनसॉइडल ही रहेगी। तो करंट आपने क्या मानी कि सर I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ I dt। I का वैल्यू कितना है IM sin ओमेगा t, इसको आप लोगों ने इंटीग्रेट किया तो कितनी वैल्यू आ गई माइनस IM अपॉन ओमेगा सी, माइनस IM अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके जी, तो टोटल आपकी एनर्जी कितनी यहाँ पर सेव हो रही है, तो हाफ LI स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर। ओके, इसको आप लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़े तो आपको क्या मिला बेटा, यहां पर आपके पास यहां तक आया था, इक्वेशन नंबर 1 बनाया था आप लोगों ने, फिर फाइनली आपके पास जो मान आया तो आपको देखने में क्या मिल रहा है कि सर या तो ये वैल्यू हाफ LIM स्क्वायर बनेगी या फिर हाफ CVCM स्क्वायर बनेगा। ठीक है, पावर डिसिपेशन कितना होता है, तो पावर डिसिपेशन I स्क्वायर R हुआ करता है, और साइनसॉइडल पर आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द रूट 2। आरएमएस वैल्यू बेटा कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, पावर डिसिपेशन आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, फिर डेफिनेशन पर सिर्फ इक्वेशन रखना था। जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन पर रखा अपना पूरे फॉर्मूलाज, तो कितना मिल गया ओमेगा एल अपॉन आर या फिर 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक है, दोनों को प्रूविंग हो सकती है, मैंने सिमिलर करके लिख दिया कि क्यों हम लोग बहुत ज्यादा इसके डेरिवेशन पर जाए अंदर। तो ये रही बातें, जनरलाइज्ड इक्वेशन देख लीजिए लास्ट टर्म क्या था 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी। क्वेश्चन आजकल जो ज्यादा पूछता है वो इससे रिलेटेड आपके पूछा करता है, किससे पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा किया करता है, या फिर एक्सएल अथवा एक्सी अपॉन आर अथवा वीएल अथवा वीसी अपॉन वी और क्यूएल अथवा क्यूसी अपॉन पी। इसके लिए डेरिवेशन प्रॉपर आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्यू आपके पास कैसे आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, दिस इज बैंडविड्थ। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा क्या है, दिस इज बैंडविड्थ। देखिए यहां पर एक आपका बेटा कर्व बना करता है, यहां पर आपका बच्चों क्या होता है, एक कर्व बना करता है। ठीक है, यहां पर आपका एक कर्व बनता है। कर्व किसके किसके मध्य बनता है, करंट और
फ्रीक्वेंसी के मध्य बनता है। करंट कर्व किसके किसके मध्य बनता है? तो यह कर्व आपका करंट और फ्रीक्वेंसी के मध्य बना करता है। एंड यह जो बना हुआ कर्व होता है ना करंट एंड फ्रीक्वेंसी के मध्य, दैट कर्व इज कॉल्ड द रेजोनेंस कर्व। क्या बोलते हैं आप इस कर्व को बच्चों? रेजोनेंस कर्व आप इसको बोला करते हैं। If a curve is drawn between किसके किसके मध्य आप लोग बना रहे हो यहाँ पर कर्व? drawn between current and frequency then it's called रेजोनेंस कर्व। क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? देन इट कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। ओके जी। अच्छा सर, यह रेजोनेंस कर्व आपने बोला, तो सर रेजोनेंस कर्व बनता कैसे, दिखता कैसे है, ये जरा बतला दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए रेजोनेंस कर्व हम लोग देखते हैं, सीखते हैं यहाँ पर। ओके जी, क्लियर कम है ये। ओके ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है। चलिए, ये किसके किसके मध्य आपका बनना है? तो दिस इज करंट I एंड दिस वन इज फ्रीक्वेंसी F। किसके किसके मध्य बेटा बना है? करंट और फ्रीक्वेंसी के मध्य आपका कर्व बना हुआ है। सर बनेगा कैसे, जरा इसका डिजाइन दिखलाइए। तो रेजोनेंस कर्व जो बेटा बना हुआ होता है वह ऐसे आता है आपका, ठीक है। ये कहां पर है आपका? करंट का वैल्यू, पीक वैल्यू प्राप्त होती है। कहां पर बेटा पीक वैल्यू प्राप्त हुआ करती है? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुआ करती है। कहां पर प्राप्त होती है पीक वैल्यू? तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से प्राप्त होती है। ओके जी। अब इधर आइए, यहां पर आपको इस कर्व से थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। एक आपने प्रॉपरली किस वैल्यू पर, ये यहां पर यह जो मान है आपका IM रहेगा। क्यों? एग्जैक्ट नहीं मैच किया, ये यहां पर कहीं कितना रहा आपके पास मान? तो ये IM रहेगा। पीक वैल्यू आपका करंट यहां पर कितनी होगी? पीक ऑफ करंट IM। तो IM से अब आपने जब नीचे आना शुरू किया है तो कितना नीचे आए हो? तो यह वैल्यू आपकी मैंने रखी IM बाई √2। ये वैल्यू बेटा मैंने कितनी रखी? तो ये वैल्यू मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है IM बाई √2। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज मिली तो क्या मैंने माना कि दिस वन इज फ्रीक्वेंसी F1 और दिस वन इज फ्रीक्वेंसी F2। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज हमने बना दी कि सर एक फ्रीक्वेंसी F1 आ गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पर आपकी F2 आ गई। ओके सर, ये भी आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या देखना चाहिए कि आपने क्या किया है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट से आइदर साइड आप लोग गए। ठीक है, आइदर दो साइड, आप किसी भी साइड पर आप जाते हो। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहां पर जरा हम लोग एक बार डिफाइन कर देते हैं कि ये आपकी चीजें क्या है। ये वाला जो एरिया है, यह वाला जो एरिया रहेगा, यह लैगिंग वाला है। यह कौन सा रहेगा? लैगिंग के लिए रहेगा। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बिलो का फ्रीक्वेंसी का जो रहेगा एरिया, वह लीडिंग का रहेगा। ये आपका बच्चों कौन सा है? तो ये लीडिंग वाला रहेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से राइट साइड जाएंगे तो लैगिंग का पोर्शन मिलेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बिफोर की तरफ आते हैं तो लैगिंग का पोर्शन मिलेगा। सर ये समझ नहीं आई बहुत बात, तो अगर नहीं समझ आई तो प्रीवियस लेक्चर पर एक बार चेक करिएगा। रेजोनेंस का फर्स्ट लेक्चर पर लास्ट पे आपका मैंने ग्राफ बनवाया था। अगर आप ग्राफ देखते हैं तो कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर मिल रही थी या कैपेसिटर का इफेक्ट कहां पर ज्यादा था, तो आपको पता चलेगा कि सर ये बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर था। ओके ना, तो वैसे ही आपका यहां पर ये बना दिया। अब आ जाइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द
डेफिनेशन ऑफ द बैंडविड्थ। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूं डेफिनेशन पर, तो मैं लिखने पर लिख ही दूंगा। मैक्सिमम वैल्यू से आइदर साइड ऑफ कर्व चलिए, ठीक है, मतलब दोनों साइड पर, एक बार इधर चलिए और एक बार इधर चलिए, और कितनी वैल्यू तक आइएगा, आई एम बाई रूट टू तक, ठीक है, कितनी वैल्यू तक आइएगा, आई एम बाई रूट टू तक आइएगा। और आई एम बाई रूट टू बेटा आपका अगर देखते हो तो ये होती है 0.707 आई एम, कितनी होती है 0.707 आई एम, यह मान आपका हुआ करता है, ठीक है, 0.707 आई एम। ओके, तो अब क्या किया आपने कि सर मैक्सिमम मान पर थे, मैक्सिमम मान से आइदर साइड आए हम लोग, ठीक है, मतलब किसी दोनों साइड कितना नीचे उतरना है इस कर्व से 70.7% तक, या आई एम बाई रूट टू तक। जो भी फ्रीक्वेंसीज मिल रही हो, जो भी फ्रीक्वेंसीज मिल रही, F1 मिला F2 मिला, इन दोनों का डिफरेंस करा दीजिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वाले पर कराइएगा, बड़ी फ्रीक्वेंसी छोटी फ्रीक्वेंसी घटा दीजिएगा, दैट इज F2 माइनस F1 कर दीजिएगा। और जैसे ही आप F2 माइनस F1 करते हैं दैट्स कॉल्ड द बैंडविड्थ, ठीक है, उसी को आप लोग यहाँ बच्चों बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ समझ में आई, क्या बोला हमने बैंडविड्थ के बारे में कि बेटा बैंडविड्थ बड़ी सिंपल सी चीज है कि रेजोनेंस कर्व पर मैक्सिमम करंट से आइदर साइड आइए, नीचे की तरफ कितना नीचे आना है, आई एम बाई रूट टू तक आना है। उस टाइम पर जो दो फ्रीक्वेंसीज मिली है उन फ्रीक्वेंसीज का अंतर ही हमको कहलाता है बैंडविड्थ, उन फ्रीक्वेंसीज का अंतर हमको क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पर बैंडविड्थ कहलाता है। चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कह रही है bandwidth is a range of frequencies, bandwidth is a range of frequencies, ठीक है, ये क्या है आपका, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ऑन आइदर साइड ऑफ, ऑन आइदर साइड ऑफ मतलब किसी भी साइड, किसके, ऑन द आइदर साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आइदर साइड ऑफ किसके बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, दोनों तरफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आइदर साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों तरफ आ गए। अब कहां तक गए, फेयर करंट फॉल्स, फेयर करंट फॉल्स, कितना घट गई है करंट, कितना कम आपकी हो गई, आई एम से आई एम बाई रूट टू हो चुकी है, करंट फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 70.7% of its maximum value, 70.7% of its maximum वैल्यू कितने पर आ चुकी है बेटा, ये 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुकी है। ओके, तो कंफर्म हुआ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आइदर साइड जाइए, इधर जाइए और इधर जाइए, कहां तक जाना है, जब आपके करंट का मान मैक्सिमम मान का 70.7% हो चुका हो, करंट के मान का कितना हो चुका, मैक्सिमम करंट का कितना हो चुका है, 70.7% हो चुका हो। ओके, तो चलिए भाई बैंडविड्थ का आप देखिए जरा यहां पर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो बैंडविड्थ बिकम्स इक्वल टू, बैंडविड्थ इज इक्वल टू F2 माइनस F1 बोल दीजिए, अथवा यहां नहीं लिखते हम लोग, अथवा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इधर पर आपका मात्रा क्या रहेगा, हर्ट्ज रहेगा, और इधर पर आपका कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, कितना हो जाएगा यहां पर बेटा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा यहां पर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बैंडविड्थ। लेकिन अभी बैंडविड्थ का फॉर्मूला इतने पर नहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला इतने पर तो समाप्त होने से रहा। एंड अब आइए अगली बातें मैं आप लोगों को सिखाता हूं, तो पहले तो इसको याद रखिएगा, अभी प्रीवियस जो का
एक या 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था, बहुत कंफ्यूजन कराई थी उस क्वेश्चन ने। क्या क्वेश्चन ने कंफ्यूजन कराई थी? आंसर मांगा था ω2 माइनस ω1 पर और करेक्ट करा दिया था F2 माइनस F1 वाला आंसर, ठीक है। ये कंफ्यूजन कराई थी, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मात्रक आप लोग सही से याद रखिएगा, मात्रक सही से याद रखिए, सोल्यूशन आप लोग करेक्ट करके आइए, एग्जाम तो बाद में क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन आपने गलत था। चलिए अगले पॉइंट पर आइए। अब यहां पर कुछ डिस्कशन करिए, अब यहां पर आप कुछ डिस्कशन करिए। कैसे डिस्कशन करिए? कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपका करंट का मान कितना है? मैक्सिमम करंट है, ठीक है। F1 और F2 पर करंट का मान बेटा कितना है? तो F1 और F2 पर आपका जो करंट का मान है वह Im/√2 है। कितना है? 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आइए इसी से हम लोग अपना डिस्कशन आगे शुरू करते हैं। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर आप बेटा यहां पर मुझसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पूछेंगे तो FR का मैंने आपको क्या मान बतलाया कि सर इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। FR का वैल्यू आप क्या बोल दोगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, कुछ जगह आपका बुक्स पे F0 भी यहाँ पर लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि सर F0 लिखा हुआ है या FR लिखा हुआ है, तो इसलिए इसके लिए पहले से ही सतर्क रहेंगे, ठीक है, इसके लिए पहले से ही तैयार रहिएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ गई। अच्छा सर, एट फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पर? F1 एंड F2 पर आपके पास जो करंट है वो कितनी है बेटा? तो यह है Im/√2, ठीक है। Im/√2 आपके पास यहां पर करंट आपको प्राप्त हो रही है। ओके सर। अगर आप यहां पर देखो, एक चीज और जरा गौर करिएगा, आगे इस पे और लिखता हूं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस का मान कितना होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस का मान कितना होगा? R रहा होगा, ठीक है। इंपीडेंस का मान बेटा कितना होता है? R हुआ करता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जब आप लोग F1 और F2 पर आ गए हैं, कहां पर आ गए हैं? F1 और F2 पर आ गए हैं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि सर करंट 1/√2 टाइम्स हो गई है। अगर ये करंट Im है तो ये Im/√2 कैसे हुई होगी? जब इंपीडेंस का वैल्यू यहां पर, इंपीडेंस का वैल्यू रहा होगा √2 इंटू आर। इंपीडेंस का वैल्यू बेटा कितना रहा होगा? √2 इंटू आर। नॉर्मली इंपीडेंस सीरीज RLC सर्किट है ना, R प्लस JX के टर्म पे चल रहा होगा, इसी टर्म पर रहा होगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कहां पर आया है। अब आइए, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक पॉइंट आपके लिए ये हो गया। अब ये पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी cos थीटा का वैल्यू कितना रहा होगा बेटा? cos थीटा का वैल्यू रहा है यूनिटी। cos थीटा कितना मिला था आपको? तो cos थीटा यहां पर आपको यूनिटी प्राप्त हुआ था। अब जब आप लोग बिलो और अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चले गए हो, आपने क्या किया है? बिलो और अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आप जा चुके हो, तो यहां पर आपके लिए क्या हुआ कि सर इंपीडेंस Z इज इक्वल टू √2 इंटू आर हो गया। Z इज इक्वल टू √2 इंटू आर होने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि सर यहां पर आपका जो इंपीडेंस रहा होगा ना, वह कुछ चेंज रहा होगा, ठीक है। इंपीडेंस का वैल्यू सिर्फ R तो नहीं बचा रहा होगा, R प्लस JX के टर्म पर रहा होगा। क्या रहा होगा? इंपीडेंस R प्लस JX के टर्म पर रहा होगा। तो F1, F2 पर Z इज इक्वल टू कितना रहा होगा? R प्लस JX। अभी मैं इसके पावर फैक्टर पर नहीं आऊंगा बेटा, अभी इसके पावर फैक्टर पर नहीं आने वाला हूं, थोड़ी देर बाद आता हूं इसके पावर फैक्टर पर कि यहां पर कैसे रहा होगा। चलिए, तो x इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है बेटा? अभी x इज इक्वल टू जो आप लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था XL माइनस XC। क्या पढ़ा था बेटा? x इज इक्वल टू XL माइनस XC आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आइए एट F1 फ्रीक्वेंसी पर, किस फ्रीक्वेंसी पर काम करिए? एट F1 फ्रीक्वेंसी। बहुत मजेदार चीजें निकल करके आने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें निकल करके आपकी आने वाली हैं। तो एट F1 पर जब आप आते हो तो आपको बेटा क्या मिलता है देखने को? अगर आप यहां पर चेक करोगे, अगर आप यहां पर देखोगे तो बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। आप लोग कहां पर हो? बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्सएल का मान क्या है? एक्सएल इज इक्वल टू है 2 पाई FL, ठीक है। XC का वैल्यू बेटा कितना है? 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। इस सिचुएशन पर XC इज ग्रेटर देन XL हुआ करता है। क्या होता है बेटा?
कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो अगर यह सिचुएशन सर सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा। एक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्यों सर निगेटिव हो जाएगा? क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी आपने लिखा है। क्या लिखा है? एक्सएल माइनस एक्सी लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका एक्स का मान आपका कैसा आ जाएगा बेटा? तो निगेटिव वैल्यू यहां पर आपको प्राप्त होगी। अब जरा आइए अगली फ्रीक्वेंसी पर, एट F2 पर। F2 पर जब आप काम करोगे ना तो मैं डायरेक्ट यहां पर आपके लिए रिजल्ट लिखूंगा कि एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी। तो बेटा यहां पर आपका एक्स का मान कैसा रहेगा? पॉजिटिव वैल्यू होने वाली। कैसी वैल्यू बेटा होने वाली है? तो यहां पर आपको यह मान पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। ओके जी, चलिए सर अगले पर आते हैं। ये यहां तक बात है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर मजेदार चीजें यहीं पर आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि जैसे एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सी का इफेक्ट ज्यादा है, तो मतलब पावर फैक्टर कैसे जा रहा होगा? लीडिंग की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, कैसे जा रहा होगा? लीडिंग की तरफ आपका पावर फैक्टर जा रहा होगा। एक काम करता हूं, यहीं पर आपको कुछ चीजें और बतला देता हूं। ठीक है, जेड इज इक्वल टू बेटा क्या है? जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स है। आर प्लस जे एक्स है। अब देखिएगा जरा, तो z का वैल्यू अगर मैं आपसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप मुझे क्या बता दोगे कि सर इट्स रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और z का मान आपने कितना भी पिछले पर किया था? z का मान आपने यहीं पर तो देखिए ऊपर ही किया। z इज इक्वल टू रूट टू इंटू आर। करंट के बेस पर आप लोगों ने डिसाइड किया था कि सर करंट के बेस पर ये रहा होगा, क्योंकि मैं पावर फैक्टर, लीडिंग, लैगिंग करंट की इसकी बातें अभी नहीं कर रहा था, करूंगा अभी आगे। तो z की जगह रूट टू आर जरा रख दीजिए। क्या रखिए? रूट टू आर इज इक्वल टू कितना करिए? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका जरा स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा? टू आर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया आर के बराबर। एक्स का वैल्यू बेटा किसके बराबर आ गया? तो यह मान आपका आर के बराबर आ चुका है। यह मान आपके किसके बराबर आया है? आर के बराबर आया। तो मतलब क्या था कि वास्तव में जब F1 और F2 आपकी फ्रीक्वेंसी थी, उस टाइम पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान रेजिस्टेंस के बराबर था। उस टाइम पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर था बेटा? आर के बराबर था। अब इन शर्तों पर अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब इस शर्त पर आपको काम करना है। चलिए, एट F1 तो Z का मान कितना होगा बेटा? R माइनस जे एक्स। जेड का मान क्या लिखोगे? आर माइनस जे एक्स लिखोगे ना। क्यों माइनस का लिखा आपने? क्योंकि यहां पर एक्स ग्रेटर देन एक्सएल था, एक्स ग्रेटर देन एक्सएल था, और ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कैसी वैल्यू ये हो जाएगी? निगेटिव वैल्यू आपकी हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब आप अगर इसका मैं आपसे पूछूं कि जरा मैग्नीट्यूड बतलाओ, मैग्नीट्यूड बतलाओ, तो आप बेटा मुझसे क्या कहेंगे? तो z इज इक्वल टू आप बोल दोगे कि सर इट्स इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर आप इसी को अगर और फर्दर आप सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू आर रख दोगे, और यहां पर आप बोल दोगे कि सर रूट टू इंटू आर। आप क्या कर दोगे? रूट टू इंटू आर, आपके पास z का मान आ जाएगा। ओके सर, दूसरी बात सर, यहां पर जरा फाई का वैल्यू निकालिए। तो फाई इज इक्वल टू बेटा आप कितना लिखोगे? माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर। या फिर आप इसको और tan इनवर्स माइनस एक्स अपॉन आर भी लिख सकते हो। tan इनवर्स माइनस एक्स अपॉन आर लिखने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा x और r का वैल्यू तो बराबर है ना, x और r का वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर आपके पास कितना मान आ जाएगा? माइनस 45 डिग्री। कितना मान आपके पास आ गया? माइनस 45 डिग्री, बिकॉज x इज इक्वल टू आर चल रहा है। यहाँ पर आपका बेटा क्या चल रहा था? x इज इक्वल टू आर चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपके पास मान कितना आ गया? दिस वन। तो अगर यहां पर मैं पूछूं कि एट F1 की सिचुएशन पर ही देखिए बात चल रही है, सारी की सारी बातें अभी F1 पर ही चल रही हैं, कि जरा बेटा मुझे करंट बतला दो, तो आप करंट का मान क्या बोलोगे? कि सर I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। कहां पर? F1 फ्रीक्वेंसी पर I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। व्हाट इज द वैल्यू V? तो V एंगल यहां पर लिख दिया 0 डिग्री, क्योंकि ये बेसिक था, आपका बेस था, तो एंगल आपका शून्य आ गया, डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू बेटा आप कितना लिखोगे? तो जेड का वैल्यू आपने निकाला है रूट टू आर। कितना निकाला है आपने जेड का वैल्यू? रूट टू
आर आप लोगों ने फाइंड आउट किया है। अच्छा सर, तो अभी एक काम करो कि सिर्फ जेड ही रहने दो ना, मॉड जेड लिख देता हूँ। मॉड जेड एंगल कितना निकला है, -45 डिग्री। कितना आया है, -45 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी v अपॉन मॉड जेड एंगल 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 45 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर गौर फरमा रहे हैं अगर आप यहाँ पर, तो मुझे लगता है आपको दिखेगा कि नाउ करंट इज लीडिंग। यहाँ पर आपकी करंट कैसी आ गई, लीडिंग कंडीशन पर आ गई, वो भी कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। यहाँ पर कितनी करंट आपकी लीडिंग आ रही है, 45 डिग्री पर आपका लीडिंग करंट आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ओके जी, इसी यहाँ पर मत करिए, मैं आपको दूसरी जगह ही बतलाऊंगा भी चीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आप लोग के लिए यहाँ पर रखे हुए हूँ। एट F2 पर बेटा जरा आइए, किस पर आ गए, अब आप F2 पर आ गए। तो जब आप यहाँ पर F2 पर आते हो तो देखो सेम चीज, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स हो जाएगा। z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो z इज इक्वल टू √2r ही आएगा, z इज इक्वल टू √2r, क्योंकि सिमिलर इसी की तरह हो जाएगा ना, सिमिलर x इज इक्वल टू r, वही सारी की सारी सिचुएशन। सर फाई कितना आएगा, तो फाई इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x अपॉन r, tan इनवर्स x अपॉन r। क्योंकि यहाँ पर बच्चों x और r का वैल्यूज क्या है, सेम टू सेम है, x और r का वैल्यूज क्या है, बराबर है। तो फाई का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। फाई का वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितनी डिग्री आ गई आपके पास, 45 डिग्री। पिछले पर कितना आया था फाई का वैल्यू, -45 आया था जेड के केस पर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू आपके पास लिखोगे आप v अपॉन जेड, और यह आ गया आपके पास v अपॉन मॉड जेड एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो v अपॉन मॉड जेड, ये आपका एंगल ऊपर ले गए, कितना आ गया बेटा, -45 डिग्री। कितना आ गया, -45 डिग्री। अब जरा यहाँ पर समझिएगा, इसके देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आया करते हैं अक्सर। इसके कैसे आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके आया करते हैं कि यहाँ पर आपके करंट का नेचर क्या है, तो करंट का नेचर है लीडिंग नेचर। एट F1 करंट लीड बाय 45 डिग्री। कितना लीड कर रही है बेटा, 45 डिग्री लीड कर रही है। नेक्स्ट वन, यहां पर आपका क्या नेचर आया, एट फ्रीक्वेंसी F2 करंट लैग बाय 45 डिग्री। कितना लैग करेगी बेटा ये, तो ये आपका 45 डिग्री लैग कर रही है। याद रखिएगा F2 पर आपको लैगिंग मिलेगा, F2 पर आपको लैगिंग प्राप्त होने वाला है, और F1 पर आपको लीडिंग प्राप्त होने वाला है। कितना आपको प्राप्त हो गया, लैगिंग प्राप्त हो गया, और आपको लीडिंग वैल्यूज प्राप्त हो गई। अभी यहाँ पर अब आइए, अब जरा इधर पर एक तो करंट का लीड लैग बता दिया ना, पावर फैक्टर का अभी तक तो कहीं बात की नहीं थी। अब जरा यहाँ पर बताओ कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा होगा बेटा यहाँ पर आपका आएगा कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, क्या लिख दूं, 1/√2 लीडिंग। कितना मैंने लिखा, 1/√2 लीड यहाँ पर। ठीक है, वैसे जेड के टर्म पर लिखते हो ना, तो आप यहाँ पर -45 लगाना। ठीक है, -45, सॉरी माइनस क्यों लगाओगे, जब भी लिखा था ठीक लिखा है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू आपने कितना लिखा, 45 डिग्री। कितना आया, लीड। और इस पर अगर आप करोगे तो अगेन आपका पावर फैक्टर कितना आएगा बेटा, पावर फैक्टर कॉस 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 अगेन, बट लैगिंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको लीड लैग इस साइन से बतला दिया। ठीक है, पोलर फॉर्म के बेस पर कि करंट अगर आपका देखो पोलर फॉर्म पर प्लस पर दी हुई है तो लीडिंग होती है, और माइनस पर दी होती है तो लैगिंग हुआ करती है। ठीक है, ये आप लोगों ने दोनों घटनाएं यहाँ पर मेरे साथ डिस्कस की। ठीक है, क्या किया यहाँ पर आपने मेरे साथ दोनों घटनाएं इधर पर डिस्कस की हुई हैं। ओके जी।